Hello children, our today's topic is towards civil disobedience. It means that now we are moving towards the second mass movement which started in 1930 and ended in 1934. So first of all, we will discuss those circumstances which resulted into second mass movement in India, that was civil disobedience movement. इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट में हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया, बट ऑन 4th February 1922 an incident happened which resulted into withdrawal of non-cooperation movement. On 4th February 1922, a large group of protesters participating in the non-cooperation movement clashed with the police, who opened fire on them. In retaliation, the demonstrators attacked and set fire to a police station, killing all of its occupants. Almost 3 civilians and 22 policemen were burnt alive. गांधी जी ने हमेशा कहा था कि हमारी जो मूवमेंट है उसकी जो बेस है दैट इज़ नॉन वायलेंस, दैट इज़ ऑलवेज बी नॉन वायलेंस एंड वी हैव टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ सत्याग्रह, यानी कि वायलेंस वाज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ Gandhi ji, and as a result on 12 February 1922 Gandhi ji withdrew the non-cooperation movement. Now we will read what happened when non-cooperation movement was withdrawn. What was the reaction within the Congress? The Congress at that time, there were different leaders who had different views. Now they wanted to do something which was different from the ideology of Gandhi ji. So as a result, Congress was divided into different sections. दिस डिवीज़न वॉज लिटिल बिट डिफरेंट, यानी देखो अब कांग्रेस डिवाइड तो हो चुका था बट दैट वॉज ओनली द डिवीज़न ऑफ आइडियोलॉजी. इट मीन्स कि एवरी वन वॉज फ्री टू फॉलो देयर पाथ, फॉलो देयर वे टू अटेन फ्रीडम. जैसे फर्स्ट ग्रुप जो था जिन्होंने पहले भी कहा था कि उन्हें एक ऐसे वे को अडॉप्ट करना चाहिए, उन्हें एक ऐसे टूल को अडॉप्ट करना चाहिए जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने उन्हें प्रोवाइड किया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने उन्हें प्रोवाइड किया था. और ये टूल क्या था? तो दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इंडियंस को ये राइट दिया था कि वो काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो एज अ रिज़ल्ट चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास भी कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई और उन्होंने काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया. यानी यूजिंग द टूल प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश, दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन. और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, उन्होंने इलेक्शन को लड़ा, दे वेंट इन द काउंसिल, और उन्होंने इंडियंस के फेवर में बहुत सारे कानून भी बनाए. इस ग्रुप को कहा जाता है प्रो चेंजर्स. दोज हु वांटेड चेंज and those who wanted to participate in the council elections, they were called pro changers. और उनमें सबसे प्रोमिनेंट थे चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. कांग्रेस के अंडर कुछ यंग लीडर्स थे उस समय जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एंड दे वांटेड सम रेडिकल चेंज. यानी ये लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा चेंज हो जो कि विजिबल हो और हम लोग अब बेग ना करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. और कांग्रेस के कुछ ऐसे भी लीडर्स थे who were in support of Mahatma Gandhi, as Mahatma Gandhi wanted to continue the constructive program. It means कि treating the people about non-violence, treating the people about satyagrah, first of all to give them training about satyagrah and non-violence. So it means कि Congress was not actually divided, but this division was on the basis of ideology. So this part was about the division of Congress. One group was of pro changers, यानी स्वराज पार्टी को ही प्रो चेंजर्स भी कहा जाता है. इसे बनाया किसने था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था. और इनकी टूल क्या थी? तो दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन,
they fought council election, they went in the council and made laws in favor of Indians. अब हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमिकली हाउ वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. तो एज यू हैव रेड इन क्लास 9 ऑल्सो कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड इन 1918 and from 1918 to 1930 what we see that world war has created a situation of great depression, जिसे हम लोग महामंदी कहते हैं. क्योंकि वर्ल्ड वार ने क्या किया था कि इट हैज़ क्रिएटेड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. World War has opened many industries, but when World War came to an end, so there was large scale इकोनॉमिक डिप्रेशन. जैसे तुम लोग अभी भी देखते हो कि जब फेस्टिवल सीज़न आता है तो दुकान में कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन फेस्टिवल के बाद दुकानदार जो है वो लोग बैठे रहते हैं और लोग जो है जनरली मार्केट नहीं जाते. तो वर्ल्ड वार ने भी क्या किया कि देयर वाज ह्यूज डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, बट एज वर्ल्ड वार एंडेड agricultural prices totally began to fall in 1926 and 1930. एक्सपोर्ट्स जो है वो घटना स्टार्ट हो गया और पीजेंट्स के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. और स्पेशली जो कंट्री साइड थी, दे वेयर इन टर्मोइल, दे वेयर इन एक्सट्रीमली, they were facing extreme hardship. So from 1918 to 1930 was a phase of great depression, यानी महामंदी. Agricultural prices fell, exports declined, and peasants had a difficult time. We can say that they had difficult time. तो ये समय था डिप्रेशन का, यानी 1918 से 1930 when non cooperation movement ended and when we are moving towards the civil disobedience. यानी सिविल डिसोबीडियंस का के समय अगर हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो इट वाज द फेज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन. इन सच अ कंडीशन ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने एक स्टैचुअरी कमीशन को उन्होंने इंडिया में भेजा, and that commission was under Sir John Simon. Sir John Simon. Why this commission was set up? So this commission was set up to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes in it, and it did not have any single Indian. यानी साइमन कमीशन को भेजा गया. उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था स्टैनले बैल्डविन, and he sent Simon Commission in India. He made Simon Commission, and the main aim of Simon Commission was to investigate the working of Government of India Act 1919. ये जो Government of India Act 1919 को जो बनाया गया था, how it is working, how much successful it is. तो in order to investigate this, a statutory commission, it means a legal commission, a commission which was made by law, came in India. And it wanted to investigate about the constitutional system in India और उसमें क्या चेंज लाना है, इसे भी इस पर एक रिपोर्ट लिखने वाली थी. साइमन कमीशन बना 1927 में और 1928 में ये लैंड किया बॉम्बे में. साइमन कमीशन व्हेन लैंडेड इन बॉम्बे, इट वाज वेलकम्ड विद ब्लैक फ्लैग्स एंड पीपल ग्रीटेड इट विद गो बैक साइमन. क्यों लोग साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर रहे थे? क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 मेंबर्स थे उनमें से एक भी जो है इंडियन नहीं थे. द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वेर ऑल ब्रिटिश. ड्यू टू दिस पीपल वेर अपोजिंग साइमन कमीशन. साइमन कमीशन को बहुत विरोध किया गया. तो एज अ रिजल्ट उस समय जो हमारे वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन. तो लॉर्ड इरविन ने एक वैग्य ऑफर दिया, दैट वाज ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन फॉर एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर. साइमन कमीशन को लोगों ने बॉयकॉट किया, साइमन कमीशन वापस चली गई और लॉर्ड इरविन ने एक वैग ऑफर मीन्स के एक अस्पष्ट ऑफर, जिसे कि बहुत क्लियर नहीं किया गया कि रियली दे वांटेड टू गिव इंडियन डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग होता है सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट. और साथ ही साथ लॉर्ड इरविन ने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज किया जाएगा. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीन्स कि इंडियंस जो है वो लंदन जाएंगे. सम सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल गो टू लंदन एंड दे विल पार्टिसिपेट, दे विल हैव अ मीटिंग
with British members, and they will have a meeting with the British Prime Minister and the Queen of British, and there they will discuss the problem and about the future constitution, what Indians wanted to do. So that was, they also declared to give India a dominion status, but that offer was not actually clear. Simon Commission went back. Lord Irwin announced in October 1929 that he is giving an offer of dominion status for India, but his offer was not clear. He also given an offer that Indians will go to London and they will attend a round table conference, यानी एक conference होगी, एक round table होगा जहाँ British members, British Queen, British Prime Minister, they will sit and they will take decision about Indians. लेकिन here one thing was very important कि there were young leaders of Indian National Congress like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. They became more assertive, यानी अब वो बहुत क्लियर हो चुके थे कि उन्हें इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए. डोमिनियन स्टेटस उन्हें नहीं चाहिए. डोमिनियन मीन्स कि दे डिड नॉट वांट एनी सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो व्हाट दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज. 19 दिसंबर 1929 में जब मोतीलाल नेहरू के जगह पर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इसे और भी ज़्यादा क्लियर कर दिया कि अब उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए. तो 1929, the Congress session of 1929 was very important. December 1929 was very important. क्यों important था? क्योंकि कांग्रेस ने रिजोल्यूशन लिया था, संकल्प लिया था. ये रिजोल्यूशन था कंप्लीट स्वराज की. कांग्रेस approved the notion for complete Swaraj and also hoisted the national flag of complete freedom on the bank of river Ravi. तो वो एक बहुत हिस्टोरिक डेट था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया फ्री नहीं हुआ था उस समय. इन स्पाइट ऑफ इट, ऑन 31st December 1929, national flag was hoisted, national anthem was sung, and it was declared that India's goal is to get Purna Swaraj, and it was also declared that 26 January will be celebrated as the Independence Day. So 29 December, midnight of 29 December, on the bank of river Ravi, and it was 31st December 1929, in front of huge crowd, for the first time nationalists unfurled the tricolor. और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 के दिन वो लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल फ्लैग को फहराएंगे. और यानी इट मीन्स कि दे वे आर डूइंग सेलिब्रेशन, दे वे आर शोइंग कॉन्फिडेंस दैट वन डे विल कम व्हेन वी विल गेट कंप्लीट फ्रीडम. तो 29 December 31, 1929 has become historic because Congress has formalized the demand of पूर्ण स्वराज. अब तक कांग्रेस का डिमांड हुआ करता था डोमिनियन स्टेटस, नाउ इट हैज़ चेंज्ड इनटू पूर्ण स्वराज. लेकिन गांधी जी ने सोचा कि ये जो नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करना या अर्बन एरियाज़ में सेलिब्रेट करना, these are all actually abstract idea. These are all abstract idea, and it need to be given a concrete, need to be connected with the concrete issues of everyday life. क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के लोग थे वो इस सेलिब्रेशन से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. जैसा कि हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा था कि दोज हु वर लिविंग इन रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, tribals, plantations, they were quite connected. So that connection need to be in civil disobedience also. The Gandhiji wanted to have that connection, and Gandhiji was searching an idea which connect the people, which should be connected with the everyday life. And this abstract idea of hoisting national flag, celebrating 26 January as the Independence Day should be understood by the people living in remote areas also. So finally, you all know about famous Dandi March that we will discuss in the next topic. Okay, I hope you all have understood what in this video, what you need to understood. You need to understood that after
non-cooperation movement, Congress was divided on the basis of ideology into three groups. One group wanted to participate in the council elections, that was called Swaraj Party, made by C.R. Das and Motilal Nehru. They participated in council election. They won many seats. They entered in the council and made many laws in favor of Indians. There was a second group who wanted radical change, and that group was of Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. There was a third group who wanted to continue with the Gandhiji's constructive idea. So this topic again, in economic front, what we will see that there a phase of great depression started after 1918 because world war ended, and as a result economic recession started. क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि वर्ल्ड वार जब भी एंड होता है आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन आ गया, प्राइस गिरने लगी, और जिसे हम लोग महामंदी कहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो फार्मर्स थे उनके लिए सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। एक तरफ ब्रिटिश जो है वो अपने जो उन्होंने साइमन कमीशन को इंडिया भेजा। और साइमन कमीशन क्यों आई थी इंडिया? बिकॉज दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ये भी चाहते थे कि हाउ इट इज़ फंक्शनिंग एंड टू सजेस्ट चेंजेस इन इट। लेकिन इसका इंडियंस ने विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं थे। तो साइमन कमीशन वेंट बैक टू लंदन, and in these changes a round table conference was decided कि now Indians had to go to London and they will talk with the British members and final solution will be brought by it. But Indians rejected these proposals because they have moved from dominion status to complete independence. And Lahore session of INC was very important because for the first time Indians had declared their goal of dominion status to Purna Swaraj. I hope you all have understood this topic.